अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में हमें एवरेज एटॉमिक मास के हवाले से बातें करनी है। एवरेज बस एक वर्ड ही है जो पूरा इस लेक्चर में घूमता रहेगा। पहले हम बात कर लें कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एटम, यानी एटम का मास। मास ऑफ एटम यानी एक एटम का जितना मास होगा वहीं उसका एटॉमिक मास होगा। और आप जानते हो कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। यानी इन सब के मैसेज का जो सम है वही होगा आपका एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो मास है वो बहुत थोड़ा होता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करते, उसे गिनना ना गिनना बराबर है। तो हम जनरली ये कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज का जो सम है वही एटम के मैसेज का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम ऑफ द mass of proton and neutron, sum of the mass of proton and neutrons। ठीक है, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन सब के मैसेज का जो सम है वहीं आपके एटम का मैस होगा। अगर एक प्रोटॉन है तो उसका मैस कितना होता है ये आप जानते हो। मैस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.0073 AMU। ठीक है, इतने एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका बराबर होता है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट के। ठीक है, इनको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 और इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1.00 है, 1.00 है। इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU लिखा जा सकता है, इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU लिखा जा सकता है। तो हम अगर यूं कहें एक प्रोटॉन का मास अगर 1 है, एक न्यूट्रॉन का मास अगर 1 है, तो सिंपली हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड कर लें, वहीं हमें एटॉमिक मास की वैल्यू दे देगा। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, केमिस्ट्री की ABC है बिल्कुल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका सम जो है वहीं आपका एटॉमिक मास हो सकता है। ठीक है, या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। तो ये सब एटॉमिक मास के डिफरेंट डेफिनीशंस हैं और डिफरेंट उसके जो है हमने लाइंस लिख दी। अच्छा, अब हमारे पास मसला ये है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? अच्छा, पीरियोडिक टेबल आप खोलें तो वहाँ पर नियॉन का मास लिखा होगा, नियॉन का मास लिखा होगा। देखेंगे 20.197 लिखा होगा, 20.197। उसे हम राउंड अबाउट करके 20.18 AMU लिख देते हैं, 20.18 AMU लिख देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये नियॉन कौन सा है? क्या ये नियॉन 20 का मास है? क्या ये नियॉन 21 का मास है? क्या ये नियॉन 22 का मास है? क्योंकि उनके मैसेज तो 20, 21, 22 होते हैं ना। तो फिर यहाँ पर ये 20.18 या वहाँ पर 20.179 लिखा हुआ है, तो ये सब लिखने की क्या वजह है? तो आंसर ये है कि ये वैल्यू बेसिकली एवरेज है। अपने पास नियॉन 20 होता है, नियॉन 21 होता है, नियॉन 22 होता है। इसका मैस 20 AMU, इसका मैस 21 AMU, इसका मैस 22 AMU। तो बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है 20.18, ये इन तीन वैल्यूज़ का एवरेज है। एवरेज हम कैसे लेते होते हैं भला? 20 + 21 + 22 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसका जवाब आएगा 20.18। कितना आएगा? 20.18। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ये तुम सोच रहे हो कि ऐसा आएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, ये वैल्यू नहीं आने वाली। तो आंसर है ये जो एवरेज लिख दिया है। फिर ये एवरेज क्यों लिखा है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो एवरेज है ये आम एवरेज नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप की एवरेज है। ये एक स्पेशल टाइप की एवरेज है। सिर्फ हमें मैसेज को ही नहीं देखना। अपने पास ये जो नियॉन 20 है ना, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद नियॉन 22 होता है, फिर नियॉन 21 होता है। मैंने अभी मैस स्पेक्ट्रोमीटर पिछले क्लास में पढ़ाया, तो मैंने बताया था कि नियॉन 20 की जो अबंडेंस हमने निकाली थी वो 90.92% थी। इसी तरीके से नियॉन 21 की जो अबंडेंस थी वो थी 0.257%। इसी तरीके से नियॉन 22 जो था वो आपका 8.82% अबंडेंट था। तो ये जो वैल्यू है ना 20.18%,
हमें एक इस तरह की एवरेज लेनी है जो 90.92% नियॉन 20 का मैथ्स रिप्रेजेंट करे, 0.257% नियॉन 21 का मैथ्स रिप्रेजेंट करे और 8.82% नियॉन 22 का मैथ्स रिप्रेजेंट करे। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन तो हो लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना हो। 90% इसकी हो, 0.2% इसकी हो और 8% रिप्रेजेंटेशन इसकी हो। ठीक है, ये वाली जो एवरेज है ना ये इसकी और इसकी नियॉन 20 की, 21 और 22 की बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम जानते हैं कि ये तीनों बराबर बराबर तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो इस तरीके से इस वजह से हमें एक स्पेशल टाइप की एवरेज की ज़रूरत है। इस वजह से हमें एक स्पेशल टाइप की एवरेज की ज़रूरत है। उस एवरेज का क्या नाम है आइए देखते हैं। सबसे पहले नाम जानने से पहले ये ज़रूरी है कि वो एवरेज ली कैसे जाती है, वो एवरेज ली कैसे जाती है। तो लेट अस सी, अपने पास हमने अभी देखा कि 3 तरह का नियॉन है और इसके मैसेज लिखे हैं 20, 21, 22 और इनके ये परसेंटेज लिखे हुए हैं। तो ये जो अपने पास एवरेज है ये किस तरीके से ली जाती है। देखिए, एवरेज मैस इज़ इक्वल टू, मुझे अगर एवरेज लेनी है ना तो मुझे रिलेटिव अबंडेंस और मैस दोनों को ध्यान में रखना है। रिलेटिव अबंडेंस और मैस दोनों को ध्यान में रखना है। और एवरेज देखो मैं किस तरीके से लूँगा। सबसे पहले मैं एक आइसोटोप का मैस लिखूँगा, एक आइसोटोप का मैस लिखूँगा। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं ये अभी पता लगेगा, क्यों का जवाब पता लग जाएगा। पहले हम कैसे करते हैं उसका जवाब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं मैस लिखूँगा, इस मैस को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करूँगा 90.92, प्लस का साइन लगाऊँगा। ठीक है, फिर दूसरे आइसोटोप का मैस लिखूंगा, उसकी रिलेटिव अबंडेंस से उसे मल्टीप्लाई करूंगा 0.257 और फिर प्लस का साइन लगाऊंगा। फिर तीसरे आइसोटोप का मैस लिखूंगा, उसकी रिलेटिव अबंडेंस लिखूंगा और डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू आपकी असल एवरेज एटॉमिक मैस की वैल्यू होगी। ये वैल्यू आपके असल एवरेज एटॉमिक मैस की वैल्यू होगी। ठीक है, जो सही कंसीडर होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 20.18 एग्जैक्टली AMU। ठीक है, यही ये वाली वैल्यू है। ठीक है, और ये वैल्यू मैंने अभी आपको बताया कि 90% नियॉन 20 को प्रेजेंट कर रही है, 0.2% नियॉन 21 को प्रेजेंट कर रही है और 8.82% नियॉन 22 को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ गए बात को? अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये कैसे निकली। हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड याद हो जाएगा आपको। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 की अबंडेंस कितनी होती है? 75% होती है और क्लोरीन 37 की अबंडेंस होती है 25%। ठीक है, एवरेज मैस मेरे को निकालना है। एवरेज मैस कैसे निकालूंगा? सबसे पहले एक आइसोटोप का मैस, उसको मल्टीप्लाई करूंगा उसकी अबंडेंस के साथ, फिर प्लस का सिंबल। दूसरे आइसोटोप का मैस मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी अबंडेंस के साथ, डिवाइड कर दूंगा इसको 100 से। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 35.5 AMU। ये जो वैल्यू है ये 75% क्लोरीन 35 का मैस रिप्रेजेंट कर रही है और 25% क्लोरीन 37 का मैस रिप्रेजेंट कर रही है। ये मैथ के बनाए हुए फार्मूले हैं, कैसे बनता है ये भी बताएंगे आपको, फिक्र नहीं करनी। ठीक है, पहले हम सिर्फ मेथड सीख रहे हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81, 2 आइसोटोप्स हैं ब्रोमीन के। ब्रोमीन 79 जो है वो 50.5% इसकी अबंडेंस हुआ करती है और ये जो ब्रोमीन 81 है इसकी अबंडेंस 49.5% हुआ करती है, 49.5% हुआ करती है। एवरेज मैस मेरे को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मैस लिखेंगे, एक का 79 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अबंडेंस से 50.5% प्लस जो है दूसरे का मैस लिखेंगे 81 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अबंडेंस के साथ 49.5 डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 80 AMU। ठीक है, अब ये 80 AMU वाली जो वैल्यू है ये 50.5% 70 ब्रोमीन 79 को प्रेजेंट कर रही है और 49.5% 81 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर बात को? ये सिर्फ एक सादा एग्जाम्पल्स थी और कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम एवरेज एटॉमिक मैस को डिफाइन कर सकें, एवरेज एटॉमिक मैस को डिफाइन कर सकें। अब देखो, हम एक ऐसी एवरेज ले रहे हैं जिसमें ना सिर्फ मैस इंक्लूड है बल्कि रिलेटिव अबंडेंस भी इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं ये जो एवरेज मैस है, एवरेज एटॉमिक मैस है, ये बेसिकली 2 एवरेजेस का कम्बिनेशन है, एक मैस की एवरेज और दूसरा रिलेटिव अबंडेंस की एवरेज। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं उसकी डेफिनेशन अच्छे से करके लिख देता हूँ। देखो, the mass of an element which is
ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोटोपिक मैस, यानी आइसोटोप का मैस, एंड रिलेटिव अबंडेंस, यानी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, रिलेटिव अबंडेंस और आइसोटोपिक मैस अबंडेंस, ठीक है, इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मैस, इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मैस, इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मैस। वो मैस जो हम आइसोटोपिक मैस और रिलेटिव अबंडेंस की मिलाकर के एवरेज लेकर के हासिल करें उसे हम एवरेज एटॉमिक मैस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एवरेज हमने ली, ये जो एवरेज हमने ली, इस एवरेज का एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है इसका? नाम है वेटेड एवरेज। चैप्टर 6 क्लास 10th आपने पढ़ा होगा, वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज इसका नाम है, जब दो चीज़ों की एवरेज मिला करके ली जाए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बेसिकली इट इज़ द वेटेड एवरेज, इट इज़ द वेटेड एवरेज। ये मैंने बताया था एवरेज का एक स्पेशल नाम है वेटेड एवरेज, या इसको मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूविंग एवरेज ऑफ द एटॉमिक masses of all the isotopes of an element in their naturally occurring abundances, ठीक है। ये बेसिकली एटॉमिक मैसेज की एवरेज है नेचुरल अबंडेंसेस को ध्यान में रखते हुए। ये बेसिकली एटॉमिक मैसेज की एवरेज है नेचुरल अबंडेंसेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो और इसका अगर हम फार्मूला बनाना चाहें याद रखने के लिए, तो देखो इसको ऐसे इसका फार्मूला बनाया जा सकता है। m सबस्क्रिप्ट में छोटा सा p लिख दिया, यानी मैस की एवरेज है परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और मूविंग एवरेज जब हम लिखते हैं या वेटेड एवरेज जब लिखते हैं तो इसके ऊपर छोटा सा बार लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला हम बना लेते हैं समेशन MP, मतलब मैस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय समेशन P। अच्छा, ये समेशन P है, यानी ये है आपके परसेंटेजेस का सम, और परसेंटेजेस का सम हमेशा कितना होता है? 100 होता है। देखो 50.5 प्लस 49.5 कितना हुआ? 100 हुआ, इसीलिए यहाँ पर 100 लिखा है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर देखो ये जो 90.92, 0.257 और 8.82, इन तीनों का सम करोगे आंसर आएगा 100, इसीलिए यहाँ हम नीचे बार बार 100 लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर खोल करके लिखना चाहें तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? पहले एक आइसोटोप का मैस लिखा, उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस दूसरे आइसोटोप का मैस लिखा, उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, प्लस तीसरे आइसोटोप का मैस लिखा, उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, और इस तरीके से काम चलता रहता है। और डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है। ये 100 कैसे आता है? परसेंटेजेस को ऐड करके, यानी P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन, यानी जितने भी परसेंटेजेस हैं सबको ऐड करने से 100 आता होता है। तो ये फार्मूला है और ये एवरेज है। होप सो आपको लॉजिक क्लियर हो गई होगी। आपसे बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाई द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शन, तो आप ये 2 लाइंस लिखोगे, ठीक है। ये 2 लाइंस लिखोगे और साथ कोई एग्जाम्पल कोट करोगे। ये फार्मूला भले ना लिखो, ज़रूरत ही नहीं है इस फार्मूले की। ये 2 लाइंस और जो है आपने साथ कोई एग्जाम्पल कोट करनी है नियॉन वाली। या आपसे सवाल पूछेगा नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज़ अ मास ऑफ 20.18, तो ये 2 लाइंस लिखोगे और उसे बताओगे कि बेसिकली ये एवरेज मैस है, और साथ जो है ये थोड़ी सी कैलकुलेशन उसको करके दिखाओगे ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने ना हमें कहा है कि सिल्वर है एक एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर है 47 और उसके 16 जो है आइसोटोप्स होते हैं जिनमें से 2 नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है। तो आपने करना ये है कि उनके हम मैसेज दे रहे हैं आपको और परसेंटेजेस दे रहे हैं और उसका एवरेज मैस निकाल करके बताओ। अच्छा, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नेचुरली अकरिंग अबंडेंसेस कहा गया है, आर्टिफिशियल आइसोटोप्स इसमें इंक्लूड नहीं है। आर्टिफिशियल आइसोटोप इसमें हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, वो हमें नेचर में नहीं मिलते होते। तो इस एवरेज में हम नेचुरल अकरिंग आइसोटोप की परसेंटेजेस और उनके मैसेज रखते होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ। उसने आइसोटोप्स दे रखे हैं हमें 2 आइसोटोप्स 2 दे रखे हैं, एक सिल्वर 107 और दूसरा है सिल्वर 109। ये आपके सिल्वर के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है। ये बोर्ड में एमसीक्यू भी आ चुका है कि सिल्वर के कितने आइसोटोप हैं, आंसर है 16 और नेचुरली अकरिंग कितने हैं, आंसर है 2, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको आंसर दे सकते हो। अच्छा, और इनके मैसेज की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं उसने, मैसेज की वैल्यूज़ AMU में पहले की है 106.90509 और दूसरे की है 108.90476 AMU में, और साथ इसकी परसेंटेजेस दे रखी हैं, परसेंटेजेस
सिल्वर 107 है उसकी है 51.84% और सिल्वर 109 जो है उसकी है 48.16%। ठीक है, इनका अगर एवरेज लेना हो, एवरेज मैथ्स, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि जब आपको वैल्यूज़ दे रहा है ना मैथ्स की, तो यही वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। ठीक है, अगर वैल्यूज़ ना दे फिर आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो, जब दे रहा हो तो फिर ये वाली वैल्यूज़ ही यूज़ करेंगे। अच्छा, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले का मैथ्स 106.90509 मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके अबंडेंस से 51.84 प्लस का साइन प्लस हम अब 108 वाले का मैथ्स लिखते हैं, सॉरी 109 का मैथ्स लिखते हैं जो कि 108.90476 दे रखा है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी अबंडेंस से 48.16, डिवाइड कर देते हैं इसको 100 से। अच्छा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 106.90509 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5541.96। ठीक है। अच्छा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5244.85। ठीक है, और नीचे क्या है? 100 है। ऊपर दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 10786.81। डिवाइड करेंगे इसको 100 से तो आंसर आएगा 107.87 AMU। तो यहाँ पर ये हमने इस सवाल को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। हो सकता है अभी आपके जहन में एक सवाल आया हो, बड़ा खूबसूरत सवाल है। अच्छा, वो सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप उसका आंसर तलाश करें। मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्वेश्चन करवाने के बाद मैं वापस इधर आऊँगा और उस सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, हो सकता है आया हो, नहीं आया तो मैं वो सवाल बताऊंगा कि क्या सवाल बच्चों के जहन में आमतौर पर आता है। बड़ा खूबसूरत सवाल है, ठीक है, बहुत बच्चे करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज का। वहाँ पर हमें एवरेज मैथ्स फाइंड करने को नहीं कहा, वहाँ पर हमें एवरेज मैथ्स दे रखा है और कहा है परसेंटेजेस फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, गिवन डाटा में हमें बोरोन का एवरेज मैथ्स दिया हुआ है, एवरेज मैथ्स ऑफ बोरोन वो दिया हुआ है 10.81 AMU और मैथ्स ऑफ बोरोन 10 दे रखा है, मैथ्स ऑफ बोरोन 10 दे रखा है 10.0129 AMU और मैथ्स ऑफ बोरोन 11 दे रखा है अपने पास 11.0093 AMU। बोरोन के यही 2 आइसोटोप्स होते हैं नेचर में, तो आप ये याद रख सकते हो कि यानी बोरोन के जो है कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, 2 आइसोटोप होते हैं बोरोन के भी, क्या पता कभी MCQ पूछ ले उसका दिमाग घूमे तो। अच्छा, तो हम सपोज करते हैं कि परसेंटेज ऑफ बोरोन 10 जो है ये हमें उसने फाइंड करने का है। हम ये सपोज करते हैं कि ये P1 के बराबर है, ये P1 के बराबर यानी फर्स्ट परसेंटेज के बराबर, और हमें ये फाइंड करनी है। दूसरा है परसेंटेज ऑफ बोरोन 11, परसेंटेज ऑफ बोरोन 11 फर्ज करते हैं ये P2 के बराबर है और ये हम फाइंड करते हैं अभी। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया कि परसेंटेजेस का सम जो होता है वो कितना होता है? 100 होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 100। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारे काम आएगी, अभी देखना। अच्छा, एवरेज मैथ्स की हम इक्वेशन लिखते हैं कि एवरेज मैथ्स हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं। सबसे पहले हम एक का मैथ्स लिखते हैं 10.0129, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसकी अबंडेंस से यानी P1 प्लस का साइन लगाते हैं प्लस हम जो है इसका मैथ्स लिखते हैं 11.0093 और साथ इसकी अबंडेंस P2 और डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि P1 प्लस P2 कितना होता है? 100 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैं P1 या P2 में से किसी की वैल्यू अगर पुट कर दूँ इस इक्वेशन में से, कैसे भला? अगर मुझे यहाँ से P2 निकालना है तो P1 को मैं इस तरफ ले आऊँ, P1 को इस तरफ ले आऊँ, तो P2 बराबर आ जाएगा 100 माइनस P1 के, ऐसे होगा ना? ये तो बेसिक मैथ है। तो एवरेज मैथ्स बराबर आ जाएगा 10.0129 इंटू P1 प्लस 11.0093 और P2 की वैल्यू हम इधर से निकाल सकते हैं 100 माइनस P1, P2 की वैल्यू 100 माइनस P1, तो यहाँ पर 100 माइनस P1 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, यहाँ पर हमें एवरेज मैथ्स भी दे रखा है, एवरेज मैथ्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 10.81। अच्छा, ये किसके बराबर आएगा? अपने पास इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा? 10.0129 P1 ऐसे, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 11.0093 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? प्लस इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1100.93 ऐसे, और इसको फिर माइनस P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर माइनस P1 से, तो माइनस 11.0093 P1। ठीक है।
और नीचे क्या है अपने पास 100 है, नीचे अपने पास वही 100 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में, इस 100 को उधर ले जाओ, इस 100 को उधर ले जाओ। 10.81 हो जाएगा ना। 10.81 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1081 हो जाएगा ना। 10.81 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1081 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये जो ब्रैकेट्स हैं ऊपर इनको खोल लेते हैं। 10.0129 P1 प्लस अच्छा 1100.93 माइनस 11.0093 P1, ऐसे हो गया। अच्छा, अब ये 1081 है। ठीक है, यहाँ पर ये एक कंप्लीट नंबर है और ये 1100.93 ये भी एक कंप्लीट नंबर है। इस 1193 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, 1193 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा 1081, ये प्लस की वैल्यू है उधर आकर माइनस हो जाएगी, माइनस 1100.93। और इस तरफ क्या आएगा, इसको और इसको प्लस करो, क्योंकि इनके साथ कोफिशिएंट जो है P1 है, इसके साथ भी P1 है, कोफिशिएंट कहता हूँ वेरिएबल, सॉरी, यहाँ भी P1 है, इनको और इनको सॉल्व करो, यानी 10.0129 माइनस 11.0093 कितना आएगा, माइनस 0.9964, माइनस 0.9964 P1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ऐसे लाइन लगाकर इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए। अच्छा, इन दो को सॉल्व करें आप, माइनस 19.93 आएगा, माइनस 19.93 आएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है माइनस 0.9964 P1। अगर मैं P1 फाइंड करना चाहता हूँ तो 0.9964 को इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा माइनस 19.93 डिवाइडेड बाय माइनस 0.9964। ठीक है, 0.9964। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी। P1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20.002% आएगी। ठीक है, ऐसे। अच्छा, यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी थी P1 प्लस P2 की वैल्यू आती है 100। अगर मैं यहाँ से P2 निकालना चाहूँ तो 100 माइनस P1 कर दूँ, P2 बराबर आ जाएगा 100 माइनस P1 के। तो 100 माइनस P1 आप करेंगे, यानी 100 माइनस 20.002 जब करेंगे तो 79.0998 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमने इनकी परसेंटेजेस निकाल ली। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे पास शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हमें लिखना है 0.9964। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए हमने किस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास दे रखा था और हमने उससे परसेंटेजेस फाइंड आउट कर ली। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत प्यारा सवाल, वो सवाल ये है कि यहाँ पर हमने जब एटॉमिक मासेस की डेफिनेशन लिखी, एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखी, तो हमने कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम। तो नंबर जो होता है वो कोई नेचुरल नंबर होता है, लाइक 1 2 3 4 5, वो फ्रैक्शन में नहीं हुआ करता, वो फ्रैक्शन में नहीं हुआ करता। तो यहाँ पर ये जो मैस हमको दे रखा है, ये जो मैस हमको दे रखा है, ये फ्रैक्शन में क्यों है आखिर, ये मैस भी फ्रैक्शन में है। तो इसकी बड़ी प्यारी रीज़न ये है, दैट इज़ मैस डिफेक्ट। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, मैस डिफेक्ट। जब दो प्रोटॉन या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन या दो न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और कुछ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक 0.1 AMU कन्वर्ट हो गया या 0.2 AMU कन्वर्ट हो गया, तो वो जो मैस है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो हमें माइनस करना पड़ता है, इसलिए ये वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ जाती है, इसे बोलते हैं मैस डिफेक्ट। तो कभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री मौका मिला तो पढ़ाएंगे, बड़ी ज़बरदस्त जो है केमिस्ट्री की ब्रांच है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये सिलेबस में इंक्लूड होनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एवरेज एटॉमिक मैसेज। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।